नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर टीचर में। नमस्कार। आज हम इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय। और हम देखेंगे कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे शासक बन बैठी। जी। और हमारी ये पूरी चर्चा लूसेंट सामान्य ज्ञान पर आधारित है, जो एसएससी, रेलवे और पीसीएस जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आज का हमारा फोकस रहेगा ब्रिटिश प्रशासनिक नींव के दो बड़े स्तंभों पर, रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चलिए। तो हमारी पहली स्लाइड का शीर्षक है ब्रिटिश प्रशासनिक नींव, क्लाइव से हेस्टिंग्स तक। ये स्लाइड मतलब एक तरह से पूरे अध्याय का सार है। हाँ, इसमें पहला पॉइंट ही सबसे जरूरी है। ये कहानी एक व्यापारिक कंपनी के शासक बनने की है और इसकी शुरुआत होती है बंगाल की विजय से। 1757 से 1795 के बीच का ये दौर, यही वो समय है जब भारत के आधुनिक प्रशासनिक नींव, न्यायपालिका और राजस्व प्रणाली की नींव रखी गई। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत सिर्फ व्यापार से हुई थी, लेकिन बंगाल की जीत ने सब कुछ बदल दिया। मतलब ये सिर्फ एक सैनिक जीत नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने कंपनी को भारत की राजनीति में सीधे तौर पर दखल देने का मौका दे दिया। एक दरवाजा खुल गया था उनके लिए। अच्छा। और यहीं से जुड़ा है हमारा पहला एग्जाम अलॉट। 1765 की इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का पहला अवसर मिला। जी, ये तारीख और संधि का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये याद रखिएगा क्योंकि यही वो मोड़ था जहां से कंपनी की भूमिका पूरी तरह से बदल गई। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, और क्लाइव की सबसे चर्चित या कहूं कि सबसे कुख्यात नीति को समझते हैं। स्लाइड का शीर्षक है रॉबर्ट क्लाइव और द्वैध शासन। इसका मूल मंत्र था अधिकार बिना उत्तरदायित्व। ये लाइन ही सब कुछ कह देती है। हाँ, तो रॉबर्ट क्लाइव, जिसका कार्यकाल 2 हिस्सों में था, उसने बंगाल में ये अनोखी द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की। और इसके तहत हुआ ये कि राजस्व वसूलने और सैनिक संरक्षण का अधिकार जी, वो तो कंपनी के पास था, लेकिन शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के सिर पर डाल दी गई। यहाँ जो अधिकार बिना उत्तरदायित्व की बात है वो बहुत गहरी है। मतलब कंपनी पैसा और ताकत तो अपने पास रख रही थी, लेकिन जनता की भलाई या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही थी। तो सारा बोझ नवाब पर था, जिसके पास कोई शक्ति ही नहीं थी। बिल्कुल। और इसी वजह से बंगाल में भारी अव्यवस्था फैली, लूट मची, प्रशासन पूरी तरह से ठप हो गया था। और इसी व्यवस्था को चलाने के लिए क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा शिताब राय। जी, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को भी 1765 की इलाहाबाद की संधि के जरिए कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया। और यही हमारा अगला एग्जाम अलर्ट है। द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव था, जिसने बंगाल के प्रशासन को पंगु बना दिया था। सही कहा। देखिए मिस्टर टीचर पर हम सिर्फ तथ्य नहीं बताते, बल्कि उसके पीछे की कहानी और उसके प्रभाव को भी समझाते हैं, ताकि आपको गहराई से ज्ञान मिले। हाँ, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब देखते हैं कि प्रशासन चलाने के लिए उन्होंने भूगोल को कितना महत्व दिया। हमारी अगली स्लाइड है भारत का मानचित्रण। ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है। किसी भी क्षेत्र पर शासन करने के लिए उसके भूगोल को समझना ये सबसे पहली जरूरत है। और क्लाइव ने इस बात को बखूबी समझा। उसने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम सौंपा। ये सिर्फ नक्शे बनाना नहीं था, ये असल में भारत पर नियंत्रण स्थापित करने का एक वैज्ञानिक तरीका था। अच्छा, वो कैसे? देखिए, इन नक्शों से पता चलता था कि कहाँ सेना भेजनी है, कहाँ से कितना राजस्व आ सकता है, व्यापार के लिए कौन से रास्ते बेहतर हैं। ये सब आसान हो गया। सही बात है। और रेनेल ने 1767 में भारत का पहला नक्शा बनाया, जो बाद में बंगाल एटलस का हिस्सा बना। इन मानचित्रों ने कंपनी को सैन्य और राजस्व दोनों कामों में भारी सहायता दी। और परीक्षा के लिए एक और सीधा सवाल, हमारा एग्जाम अलर्ट। जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का पिता, फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी माना जाता है। ये नाम बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो कंपनी की ताकत तो बढ़ रही थी, लेकिन अब ब्रिटिश संसद की नजर भी उस पर पड़ चुकी थी। हमारी अगली स्लाइड इसी पर है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हाँ, ये एक्ट इसलिए लाया गया क्योंकि कंपनी के अधिकारी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे थे और कंपनी खुद मतलब दिवालिया होने की कगार पर थी। अच्छा, मतलब अधिकारी अमीर हो रहे थे और कंपनी गरीब। वही तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब सीधा हस्तक्षेप जरूरी है
और यहीं से भारत पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। तो इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। और सत्ता का केंद्रीकरण भी हुआ। मद्रास और बंबई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जो कंपनी के अधीन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। हाँ, 1774 से 1785 तक। और हेस्टिंग्स की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। हमारा एग्जाम अलर्ट कहता है वॉरेन हेस्टिंग्स 1750 में एक मामूली क्लर्क के रूप में भारत आया था और अपनी योग्यता से सर्वोच्च पद तक पहुंचा, एकदम जमीन से उठकर शिखर तक। तो हेस्टिंग्स ने आते एक लाइफ की व्यवस्था को बदला। हमारी अगली स्लाइड इसी बारे में है। वॉरेन हेस्टिंग्स, एक नई शुरुआत। हाँ, उसका पहला काम था क्लाइव की फैलाई अराजकता को समेटना। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और कंपनी ने अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शासन का पूरा उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया। मतलब अब कोई बहानेबाजी नहीं। और जो उप दीवान थे मोहम्मद रजा खां और राजा शिताब राय, उन्हें उनके पदों से हटा दिया गया। जी। और फिर हेस्टिंग्स ने एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक और रणनीतिक कदम उठाया। आप कोषागार की बात कर रही हैं? हाँ, उसने राजकीय कोषागार मतलब ट्रेजरी को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया। इससे क्या फर्क पड़ा? बहुत बड़ा फर्क। जहां पैसा होता है, शक्ति वहीं होती है। इस एक कदम ने मुर्शिदाबाद के नवाब की बची खुची अहमियत भी खत्म कर दी और कलकत्ता को ब्रिटिश भारत की वास्तविक राजधानी और शक्ति का केंद्र बना दिया। समझ गया। और राजस्व सुधारों से जुड़ा है हमारा अगला एग्जाम अलर्ट। 1772 में हेस्टिंग्स ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की ताकि राजस्व प्रबंधन को सुधारा जा सके। एक संगठित व्यवस्था की शुरुआत। प्रशासन के बाद अब बात करते हैं न्यायिक व्यवस्था की। अगली स्लाइड। न्यायिक सुधार 1772। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1772 में हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी मतलब आपराधिक और एक दीवानी मतलब नागरिक अदालत की स्थापना की। यहाँ देखने वाली बात यह है कि अंग्रेजों ने पूरी तरह से अपनी व्यवस्था नहीं थोपी। अच्छा। हाँ, फौजदारी मामलों में उन्होंने भारतीय अधिकारियों जैसे काजी और मुफ्ती को ही जिम्मेदारी दी और मुस्लिम कानून को मान्यता दी। ये उनकी शुरुआती नीति थी कि स्थानीय परंपराओं को समझकर शासन किया जाए। और दीवानी अदालत में? जिला दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था और अपील के लिए कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत और सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। और कानूनों के इस अंतर को समझना परीक्षा के लिए जरूरी है। एग्जाम अलर्ट। फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू होता था, जबकि दीवानी मुकदमों में हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू होता था। जी, ये अंतर याद रखना जरूरी है। न्यायिक सुधारों का अगला कदम था सुप्रीम कोर्ट। अगली स्लाइड। उच्चतम न्यायालय 1774। ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बनाया गया था। हाँ, 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन इस न्यायालय का कार्य क्षेत्र कलकत्ता तक ही सीमित था और इसमें अंग्रेजी कानून लागू होता था। और इसी वजह से गवर्नर जनरल की परिषद और इस अदालत में अक्सर टकराव होता रहता था। बहुत ज्यादा टकराव होता था। हाँ, जैसा कि हमारा एग्जाम अलर्ट बताता है, कलकत्ता के बाहर यह न्यायालय मुकदमा तभी सुन सकता था जब दोनों पक्ष वादी और प्रतिवादी सहमत हों। मतलब इसका अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित था। बिल्कुल। अब सवाल ये कि इतने सारे कानूनों में एक रूपता कैसे लाई गई? जवाब अगली स्लाइड में है। कानून का संहिताकरण। ये हेस्टिंग्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। एक अंग्रेज जज कैसे समझेगा कि हजारों साल पुराने धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है? तो इसका हल क्या निकाला गया? स्थानीय कानूनों की व्याख्या में समानता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों द्वारा भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार कराया गया। और फिर इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ। हाँ, H.T. कोलब्रुक ने इसका अनुवाद किया। फिर 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद द इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ के नाम से प्रकाशित हुआ। और मुस्लिम कानूनों का भी। तक यूरोपीय न्यायाधीशों की सुविधा के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय समाज को समझना था ताकि शासन को वैधता मिल सके। बिल्कुल। और यही उद्देश्य हमारे एग्जाम अलर्ट में भी है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि भारतीय विषयों पर निर्णय देते समय स्थानीय परंपराओं का सम्मान किया जाए। कम से कम कागजों पर तो यही उद्देश्य था। अब जरा राजस्व व्यवस्था के एक नए प्रयोग पर नजर डालते हैं। अगली स्लाइड। इजारेदारी प्रथा। यह हेस्टिंग्स के सुधारों का एक स्याह पहलू था। 1772 में हेस्टिंग्स ने भू राजस्व की इजारेदारी प्रथा या फार्मिंग सिस्टम लागू की।
इसका मुख्य उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूलना। और इसके लिए क्या किया गया? लगान वसूली का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को दे दिया गया। मतलब एक तरह की नीलामी। इस व्यवस्था ने बंगाल के ग्रामीण इलाकों को खोखला कर दिया। और इस व्यवस्था से जुड़ा एक और तथ्य एग्जाम अलर्ट में है। 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के बाद मुख्य सारिस्तादार का नया पद बनाया गया, जिस पर जेम्स ग्रांट की नियुक्ति हुई। जी, प्रशासन के अलावा अंग्रेजों ने भारतीय ज्ञान में भी रुचि दिखाई। अगली स्लाइड, प्राच्य विद्या और संस्कृति। इसे प्राच्यवाद या ओरिएंटलिज्म कहते हैं। हेस्टिंग्स ने 1781 में फारसी और अरबी के अध्ययन के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। फिर 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, ताकि भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन किया जा सके। और इसी दौर में चार्ल्स विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद किया। और 1789 में विलियम जोन्स ने खुद कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया। इसके पीछे क्या उद्देश्य था? इसके पीछे दोहरा उद्देश्य था। एक तरफ तो भारतीय ज्ञान का संरक्षण और दूसरी तरफ भारतीयों को बेहतर समझने की कोशिश, ताकि शासन आसानी से किया जा सके। अच्छा, और इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण संस्थान की स्थापना हुई, एग्जाम अलर्ट। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में हिंदू कानून और दर्शन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। हाँ, पर यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ। जी, ये ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों, एसएससी और पीसीएस जैसी परीक्षाओं में ऐसे सांस्कृतिक और संस्थागत तथ्यों पर बहुत सवाल आते हैं, और मिस्टर टीचर पर हम ये सब कवर करते हैं। बिल्कुल। साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध भी जरूरी थे। अगली स्लाइड, युद्ध और सुरक्षा प्रकोष्ठ। हाँ, हेस्टिंग्स का कार्यकाल युद्धों से भरा था। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जो सलबाई की संधि से समाप्त हुआ, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसी समय हुआ, जो मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। और हेस्टिंग्स ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी अपनाई। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था अपने पड़ोसी राज्यों को बफर जोन के रूप में इस्तेमाल करना, ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। एक बहुत ही चालाक नीति। और इस दौरान हेस्टिंग्स ने एक बड़ा आर्थिक फैसला भी लिया, एग्जाम अलर्ट। हेस्टिंग्स ने मुगल बादशाह की 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद कर दी थी। मतलब अब बादशाह पूरी तरह से कंपनी की दया पर था। और इसी दौर में भारत में प्रेस की भी शुरुआत हुई। अगली स्लाइड, भारतीय प्रेस का उदय। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही हुई। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशित किया। और हिक्की ने अपने अखबार के माध्यम से कंपनी के अधिकारियों और खुद हेस्टिंग्स की नीतियों की तीखी आलोचना की। ये तो बड़ी हिम्मत की बात थी उस जमाने में, बहुत बड़ी बात। भले ही हिक्की को बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया था, स्वतंत्र प्रेस की नींव रख दी थी। और इसीलिए उन्हें एक खास उपाधि दी जाती है, एग्जाम अलर्ट। जेम्स ऑगस्टस हिक्की को भारतीय प्रेस का प्रवर्तक माना जाता है। यह नाम सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब कंपनी पर नियंत्रण और कड़ा किया गया। अगली स्लाइड, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जो राजनीतिक मामलों को देखता था, और व्यापारिक मामले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही रहे। एक तरह से ये भी द्वैध शासन ही था, कंपनी और ब्रिटिश संसद के बीच। हाँ, सही कहा। और अब गवर्नर जनरल एक दोहरी सरकार के प्रति जवाबदेह था, जिसका हेस्टिंग्स पर सीधा असर पड़ा। जी। हमारा एग्जाम अलर्ट यही कहता है। इसी एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड वापस चले गए। उन्हें यह हस्तक्षेप पसंद नहीं आया। जी। लेकिन इंग्लैंड लौटने पर हेस्टिंग्स का स्वागत नहीं हुआ, बल्कि उन पर मुकदमा चलाया गया। हमारी अगली स्लाइड, महाभियोग। जी। इम्पीचमेंट। जी हाँ। ये एक ऐतिहासिक मुकदमा था। जब हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटे तो एडमंड बर्ग ने उन पर बंगाल में कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, और ब्रिटिश संसद में उन पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया।
जो 1788 से शुरू होकर 7 साल तक चला। 7 साल। हाँ, 7 साल। और अंततः 24 अप्रैल 1795 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। तो फिर इस मुकदमे का क्या मतलब निकला? बरी हो गए, लेकिन इस मुकदमे ने एक संदेश दिया कि कंपनी के अधिकारी अब अपनी मनमानी नहीं कर सकते और वे ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह हैं। और इस महाभियोग के मुख्य कारण क्या थे? एग्जाम अलर्ट में देखिए, महाभियोग का मुख्य आधार नंद कुमार को फांसी, बनारस के राजा चैत सिंह और अवध की बेगमों के साथ किया गया व्यवहार था। ये सब सत्ता के दुरुपयोग के बड़े उदाहरण थे। तो चलिए इस पूरे सफर का सार समझते हैं। हमारी आखिरी स्लाइड, निष्कर्ष। तो क्लाइव ने प्लासी और बक्सर के बाद कंपनी के लिए धन और जमीन हासिल की, लेकिन प्रशासन को अराजक छोड़ दिया। और हेस्टिंग्स ने उस अराजकता को समाप्त कर एक मजबूत प्रशासनिक, न्यायिक और राजस्व ढांचा खड़ा किया। बिल्कुल। रेनेल के नक्शों, विलियम्स जोन्स के शोध और आगे चलकर कॉर्नवालिस के सुधारों ने भविष्य के ब्रिटिश राज का मार्ग प्रशस्त किया। तो यह कालखंड भारत के आधुनिक इतिहास में कंपनी के व्यापारी से सार्वभौमिक शासक बनने का साक्षी है। एक बहुत बड़ा बदलाव। और अंत में एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम अलर्ट। वॉरेन हेस्टिंग्स एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया। ये फैक्ट अक्सर पूछा जाता है। ब्रिटिश भारत का प्रशासनिक और आर्थिक ढांचा, और खास तौर पर 1785 से 1828 के बीच का दौर। जी, ये वो समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी, आप कह सकते हैं, एक व्यापारी से शासक बन रही थी। और एसएससी, रेलवे और पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए तो ये खंड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। आज हम समझेंगे कि कैसे भू राजस्व प्रणालियां बदली, स्थायी बंदोबस्त से लेकर महलवाड़ी तक, और ये भी देखेंगे कि अलग-अलग गवर्नरों की नीतियों ने भारत की तस्वीर कैसे बदल दी। ये सफर शुरू होगा सर जॉन मैकफर्सन से और जाएगा लॉर्ड एम हस्ट तक। चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। तो स्लाइड कहती है, आज हम ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक विकास और गवर्नरों की नीतियों को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे स्थायी बंदोबस्त से लेकर महलवाड़ी तक भू राजस्व प्रणालियां बदलीं। ये सफर सर जॉन मैकफर्सन से शुरू होकर लॉर्ड एम हर्स्ट तक चलेगा। इस कालखंड में कंपनी ने व्यापार से हटकर शासन को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। और यहाँ एक एग्जाम अलर्ट भी है। सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 86 को एक अस्थायी गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। स्लाइड में लिखा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, प्रशासन और पुलिस सुधार 1786-93। पहला पॉइंट, कॉर्नवालिस ने 1793 में कॉर्नवालिस कोड बनाया जो शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। ये शक्तियों के पृथक्करण वाली बात समझना बहुत जरूरी है। कॉर्नवालिस ने क्या किया कि प्रशासन, न्याय और राजस्व, इन तीनों को अलग अलग कर दिया। अच्छा। ताकि भ्रष्टाचार कम हो और कोई एक अधिकारी बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। तो इसी से जुड़ा है अगला पॉइंट, कलेक्टर से न्यायिक शक्तियां छीन ली गई। अब वो केवल कर संग्राहक रह गया। बिल्कुल। पहले कलेक्टर ही टैक्स लेता था और वो ही जज भी बन जाता था। अब ऐसा नहीं था। और पुलिस सुधार? हाँ, हर जिले में एक थाना बनाया गया और उसका इंचार्ज एक दरोगा को बनाया गया। ये तो आज भी वैसा ही है लगभग। जी, और एक और बड़ा काम किया, इसने कंपनी कर्मचारियों के निजी व्यापार पर पूरी तरह रोक लगा दी। और ये रहा सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम अलर्ट। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। हाँ, ये सवाल तो कई बार पूछा गया है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। कॉर्नवालिस के बाद अब हम उनकी सबसे चर्चित नीति, स्थायी बंदोबस्त को समझेंगे। अगली स्लाइड, स्थायी बंदोबस्त जमींदारी सिस्टम 1793। यह व्यवस्था कॉर्नवालिस ने लागू की, पर इसकी योजना जॉन शोर ने बनाई थी। हाँ, ये एक दिलचस्प तथ्य है। इसमें था क्या? इसमें जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को देना था और 10% अपने पास रखना था। तो सारा बोझ जमींदार पर था। और अगर वो नहीं दे पाया तो, अगर नियत तिथि पर राजस्व नहीं दिया जाता तो जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। इसे ही सूर्यास्त कानून कहा गया। सूर्यास्त कानून। सोचिए, जमींदारों पर कितना दबाव होता होगा कि अगर तय दिन के सूरज ढलने तक पैसा जमा नहीं हुआ तो पीढ़ियों की जमींदारी हाथ से चली जाएगी। इसने कई पुराने खानदानी जमींदारों को बर्बाद कर दिया। और ये कहाँ-कहाँ लागू थी? यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू थी। परीक्षाओं के लिए एक और एग्जाम अलर्ट।
इस व्यवस्था ने जमींदारों से पुलिस अधिकार छीन लिए। यह 19% ब्रिटिश भारत पर लागू थी। दोस्तों, मिस्टर टीचर पर हम ऐसे ही तथ्यों को गहराई से समझाते हैं ताकि आपको रटना ना पड़े। अब एक बिल्कुल अलग व्यवस्था देखते हैं। अगली स्लाइड, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रेतवाड़ी व्यवस्था, किसान और सरकार का सीधा संपर्क। रैयत का अर्थ है किसान। यहाँ सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं था। तो जमींदार को बीच से हटा दिया गया। हाँ, किसान भूमि का स्वामी बन गया। वह जमीन बेच सकता था या गिरवी रख सकता था। कागज पर तो ये बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल। कि किसान अपनी जमीन का मालिक बन गया। इसे लागू किसने किया? कर्नल रीड ने 1792 में 12 महल में इसे पहली बार लागू किया। बाद में मुनरो ने मद्रास और बंबई में विस्तार किया। लेकिन इसमें भी एक पेच था। वो क्या? कहने को तो किसान मालिक था, लेकिन लगान की दर इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि अक्सर वो कर्ज में डूब जाता था और फिर उसे अपनी जमीन बेचनी या गिरवी रखनी पड़ती थी। तो मतलब जो अधिकार मिला वो असल में एक बोझ बन गया। सही बात है। और एग्जाम अलर्ट पर ध्यान दें, ये ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल 51% पर लागू थी। लगान ना देने पर भूमि जब्त हो सकती थी। 51%? मतलब आधे से ज्यादा ब्रिटिश भारत पर। अब तीसरी और आखिरी भू राजस्व प्रणाली। अगली स्लाइड है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था गांवों और मानचित्रों का प्रयोग। महाल का अर्थ है जागीर या गांव। राजस्व वसूली की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की थी। हाँ, उसे लंबरदार भी कहते थे। अच्छा, इस व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। ये एक तरह से जमींदारी और रैयतवाड़ी का मिक्सचर था, है ना? हाँ, कह सकते हैं। यहाँ न एक व्यक्ति से टैक्स ले रहे हैं, न जमींदार से, बल्कि पूरे गांव को एक यूनिट मान लिया। बिल्कुल, यह गंगा की घाटी, पश्चिमी यूपी, मध्य भारत और पंजाब में लागू की गई। और इसमें एक नई चीज थी, इसमें पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग हुआ। ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक कदम था, मतलब मैप्स और रजिस्टर्स का इस्तेमाल। इसने भूमि का रिकॉर्ड रखना बहुत व्यवस्थित कर दिया। इसका एग्जाम अलर्ट भी नोट कर लीजिए। 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स थॉमसन ने इसे इसके सर्वश्रेष्ठ रूप में लागू किया। यह 30% क्षेत्र पर थी। तो चलिए इन तीनों प्रणालियों का एक तुलनात्मक विश्लेषण देखते हैं अगली स्लाइड में। भू राजस्व प्रणालियों का तुलनात्मक विश्लेषण। 1. जमींदारी 19%, कॉर्नवालिस और जॉन शोर। बिचौलिया जमींदार, बंगाल, बिहार। 2. रैयतवाड़ी 51%, रीड और मुनरो। बिचौलिया कोई नहीं, मद्रास, बॉम्बे। 3. महालवाड़ी 30%, हॉल्ट मैकेंजी, बिचौलिया, गांव का मुखिया, पंजाब, यूपी। ये प्रतिशत याद रखना बहुत जरूरी है, 19, 51 और 30। हाँ, और एग्जाम अलर्ट फिर से याद दिलाता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूमि का मालिकाना हक मिला था। ये सारे तथ्य परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लूसेंट की किताब इस जानकारी का एक बहुत ही विश्वसनीय स्रोत है। चलिए गवर्नरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड, सर जॉन शोर। सर जॉन शोर 1793-98। अहस्तक्षेप की नीति, मतलब नॉन इंटरवेंशन। हाँ, जॉन शोर ने मैसूर और मराठों के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। वो ज्यादा लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन एक अपवाद भी था। इसने अवध के मामले में अपवाद स्वरूप हस्तक्षेप किया था। हाँ, अवध का मामला अलग था। इसी के समय 1793 का चार्टर एक्ट पास हुआ और इसका एग्जाम अलर्ट। जॉन शोर ही वो व्यक्ति था जिसने स्थायी बंदोबस्त की रूपरेखा तैयार की थी। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। हाँ, अब जॉन शोर के बाद आए लॉर्ड वेलेस्ली, जो अपनी आक्रामक नीतियों के लिए जाने जाते हैं। अगली स्लाइड, लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। ये बहुत ही चालाक नीति थी। हाँ, कहते हैं कि वेलेस्ली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इस प्रणाली का प्रयोग किया था। जी। तो इसमें होता क्या था? संधि करने वाले राज्यों को ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी होती थी। मतलब आपकी अपनी सेना खत्म, आपकी आजादी खत्म, आप और ब्रिटिश सेना का खर्चा भी आपको ही उठाना है। तो ये तो बहुत ही एक तरह से बिना लड़े ही राज्य को निहत्था कर देना। इसका क्रम क्या था? हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर, अवध 1801, पेशवा 1802 और सिंधिया 1804। एक एक करके सब इस जाल में फंसते गए।
और टीपू सुल्तान 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। हाँ, क्योंकि उन्होंने ये संधि स्वीकार नहीं की थी। एग्जाम अलर्ट पर गौर करें, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ये एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है। विलेज़ली के कुछ और सुधारों पर नजर डालते हैं अगली स्लाइड में। फोर्ट विलियम कॉलेज और अन्य सुधार। विलेज़ली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। हाँ, वो खुद को ही ये कहता था। 1800 ईस्वी में नागरिक सेवा के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला, सिविल सर्विस की ट्रेनिंग के लिए। लेकिन 1806 से प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी कॉलेज का उपयोग होने लगा। तो कलकत्ता वाला प्लान ज्यादा चला नहीं। एग्जाम अलर्ट कहता है फोर्ट विलियम कॉलेज 1854 तक भारतीय भाषाओं की शिक्षा देता रहा। अच्छा, तो इसका उपयोग बदल गया था। अब दो छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्यकाल देखते हैं। अगली स्लाइड। सर जॉर्ज बार्लो और लॉर्ड मिंटो प्रथम। जॉर्ज बार्लो 1805 से 7। इसके समय 1806 में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। क्यों? ये एक तरह से 1857 की क्रांति का ट्रेलर था। अच्छा, विद्रोह का कारण धार्मिक था। सैनिकों को उनके धार्मिक चिन्हों पर रोक लगाने के लिए कहा गया था। तो ये गुस्सा सैनिकों में बहुत पहले से था। जी। फिर है लॉर्ड मिंटो 1807-13। इसके काल में रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 हुई और इसी समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। हाँ, जिससे शिक्षा और मिशनरियों के लिए पैसा आने का रास्ता खुला। अब आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स पर, जिन्होंने सर्वोच्चता की जंग छेड़ी। लॉर्ड हेस्टिंग्स, सर्वोच्चता की जंग 1813-23। इसने आहस्तक्षेप की नीति को बिल्कुल ताक पर रख दिया। हाँ। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16। अमर सिंह थापा के समर्पण और सुंगोली की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। और एग्जाम अलर्ट भी है। सुंगोली की संधि मार्च 1816 में अंग्रेजों और गोरखों के बीच हुई थी। और इसने पिंडारियों का भी दमन किया। हाँ, वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खां जैसे नेताओं का अंत किया गया। और सबसे बड़ा काम, मराठा शक्ति का अंत। तृतीय युद्ध के बाद मराठा शक्ति पूरी तरह नष्ट कर दी गई। तो हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। युद्ध के अलावा हेस्टिंग्स ने कुछ सुधार भी किए। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। हेस्टिंग्स के सुधार। प्रेस और काश्तकारी। हेस्टिंग्स ने प्रेस पर लगे कड़े प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया और नए नियम बनाए। तो इससे भारतीय समाचार पत्रों को थोड़ी आजादी मिली। और 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया, जिसका मकसद था किसानों के भूमि अधिकारों को सुरक्षित करना। इसका एग्जाम अलर्ट कहता है 1822 का टेनेंसी एक्ट मुख्य रूप से बंगाल क्षेत्र के लिए था। अब हम इस कालखंड के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828। बर्मा युद्ध। इसके समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध 1826 में यांडुबू की संधि के साथ खत्म हुआ। और एक और विद्रोह 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के कार्यकाल में हुआ। हाँ, और कारण फिर से वही था। क्या? सैनिकों को समुद्र पार करके बर्मा जाने से इनकार करना। अच्छा, उस समय मान्यता थी कि समुद्र पार करने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ब्रिटिश नीतियां कैसे भारतीय सामाजिक धार्मिक भावनाओं से टकरा रही थी। इसका एग्जाम अलर्ट है। यांडबू की संधि से अंग्रेजों को असम और बर्मा के तटीय क्षेत्रों में पैठ मिली। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को एक नज़र में टाइमलाइन पर देखते हैं। 1793 स्थायी बंदोबस्त, 1798 सहायक संधि, 1813 हेस्टिंग्स का काल, 1826 यांडबू की संधि। यहाँ एक और रोचक एग्जाम अलर्ट है। 1805 में कॉर्नवालिस दूसरा कार्यकाल शुरू करने आया था, लेकिन जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, उसकी कब्र गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में है। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या है? अंतिम स्लाइड। निष्कर्ष: ब्रिटिश साम्राज्य की नींव। 1785-1828 का काल कंपनी के व्यापारी से शासक बनने का दौर था। ये सबसे सटीक सारांश। स्थायी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्थाओं ने भारतीय कृषि का ढांचा बदल दिया। और ज्यादातर किसानों के लिए ये बदलाव अच्छा नहीं था। सहायक संधियों ने भारतीय रियासतों की स्वतंत्रता छीन ली। जी,
और प्रशासनिक और पुलिस सुधारों ने एक मजबूत नौकरशाही तैयार की। और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस एग्जाम अलर्ट में है, इन नीतियों ने ही भविष्य में 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की। मतलब जो असंतोष इन नीतियों से पैदा हुआ। हाँ, चर्चा का विषय है भारत के गवर्नर जनरल, और हम बात करेंगे 1828 से 1856 के दौर की। ये एक ऐसा दौर था जिसने कह सकते हैं कि आधुनिक भारत की नींव रखी। बिल्कुल। और हम इस पूरे विषय को लूसेंट सामान्य ज्ञान पुस्तक के आधार पर समझेंगे, जो कि एसएससी, रेलवे और पीसीएस जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल। हम लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधारों से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और फिर लॉर्ड डलहौजी की जो विस्तारवादी नीतियां थीं वहां तक जाएंगे। अच्छा। और देखेंगे कि कैसे सती प्रथा के अंत से लेकर भारतीय रेलवे की शुरुआत तक इन गवर्नर जनरलों के फैसलों ने मतलब भारत का पूरा भविष्य ही तय कर दिया। तो चलिए अपनी पहली स्लाइड से इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी पहली स्लाइड का शीर्षक है भारत के गवर्नर जनरल 1828 से 1856, सुधारों से लेकर 1857 की क्रांति की नींव तक। और यहीं पर एक एग्जाम अलर्ट भी है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बताइए। देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आया, उसके तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। अच्छा, तो ये बंगाल का और भारत का ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये अंतर परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधारों को विस्तार से जानते हैं। तो पहला पॉइंट है कि राजा राममोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया। हाँ, और इसे धारा 17 के तहत अवैध घोषित किया गया था। ये कानूनी कदम था। और दूसरा पॉइंट है कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 तक ठगी प्रथा का भी अंत किया गया। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये ठग देवी काली की पूजा करते थे। अच्छा, और इसके अलावा शिशु बालिका की हत्या पर भी कड़ा प्रतिबंध लगाया गया। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सामाजिक सुधार था। और एक और जरूरी बात याद रखनी है कि 1806 में जो वेल्लोर विद्रोह हुआ था वो इन्हीं के समय हुआ था। हाँ, पर तब ये मद्रास के गवर्नर थे, भारत के गवर्नर जनरल नहीं। सही। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये सुधार जो थे वो ब्रिटिश हस्तक्षेप की एक नई शुरुआत थी। और एग्जाम अलर्ट के अनुसार अकबर और मराठों ने भी सती प्रथा को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कानूनी तौर पर अपराध बेंटिक ने ही बनाया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। सही बात है। तो सामाजिक सुधारों के बाद अब देखते हैं कि बेंटिक ने प्रशासन और शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया। हमारी अगली स्लाइड इसी पर है। ठीक है। तो पहला पॉइंट है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा, 1835 में मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने भारत की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। और 1835 में ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की गई। हाँ, और एक और बात, 1833 एक्ट के अनुसार भारतीयों को धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव के बिना कंपनी की सेवा में प्रवेश की अनुमति मिली। मतलब एक तरह से अवसर खोले गए। सैद्धांतिक रूप से। हाँ, अंग्रेजी शिक्षा और 1833 का एक्ट, ये दोनों फैसले बहुत दूरगामी प्रभाव वाले थे। इसने भारत के प्रशासनिक और शैक्षिक ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया। और एग्जाम अलर्ट पर भी ध्यान दें, बेंटिक ने 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग को हड़प लिया था। अच्छा, तो सुधार के साथ साथ विस्तार भी चल रहा था। बिल्कुल। बेंटिक के बाद का दौर भी काफी महत्वपूर्ण रहा। अब हम अपनी अगली स्लाइड में चार्ल्स मेटकॉफ और लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो पहले है चार्ल्स मेटकॉफ, 1835 से 36 तक। इन्होंने प्रेस से नियंत्रण हटाया और इसीलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। और फिर आए लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 तक। इनके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, जो अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी विफलता थी। बहुत बड़ी। इस युद्ध ने ब्रिटिश प्रतिष्ठा को बहुत ठेस पहुंचाई थी। अच्छा। इन्होंने कैलकाटा से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी करवाई। हाँ, जिसे हम जीटी रोड कहते हैं। और एक और महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि भारतीय छात्रों को डॉक्टरी पढ़ने विदेश जाने की अनुमति मिली। ओके। इसी समय एग्जाम अलर्ट के अनुसार ऑकलैंड ने तीर्थ यात्रा कर और धार्मिक विधियों पर जो सरकारी नियंत्रण था
उसे भी समाप्त किया, जो एक मतलब महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव था। तो ये भी एक बड़ा कदम था। ऑकलैंड के बाद आए लॉर्ड एलनबरो और लॉर्ड हार्डिंग। चलिए अगली स्लाइड में उनके कार्यकाल को समझते हैं। चलिए। तो लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 तक, अगस्त 1843 में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। हाँ, अफगान युद्ध की हार के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए ये किया गया था। और 1843 के एक्ट वी द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। ये भी एक महत्वपूर्ण सुधार था। फिर आए लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 तक। इनके समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। हाँ, और इसके बाद पंजाब पर अंग्रेजों का प्रभाव बहुत बढ़ गया। इन्होंने नरबली प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। बिल्कुल। सिंध पर कब्जा और सिख युद्ध, ये दोनों घटनाएं उत्तर पश्चिम में ब्रिटिश शक्ति को मजबूत करने के लिए थीं। अच्छा। और एग्जाम अलर्ट ये बताता है कि रेलवे की जो पहली मतलब एक प्रारंभिक योजना थी वो एलनबरो के समय 1843 में ही बनी मानी जाती है। अरे वाह, ये तो एक शानदार तथ्य है। मतलब शुरुआत डलहौजी से पहले हो चुकी थी सोचने में। हाँ, योजना के स्तर पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मिस्टर टीचर पर हम कैसे हर तथ्य को परीक्षा के दृष्टिकोण से जोड़कर आपको बताते हैं। यही आपको दूसरों से आगे रखेगा। और अब आते हैं लॉर्ड डलहौजी पर, जिसकी नीतियों ने 1857 की क्रांति की आग को सबसे ज्यादा भड़काया। हाँ, डलहौजी का दौर बहुत ही ज्यादा घटनापूर्ण रहा। हमारी अगली स्लाइड है लॉर्ड डलहौजी 1848-1856 साम्राज्य विस्तार। तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। ये उनकी सबसे कुख्यात नीति थी। इसके तहत सतारा, संबलपुर, झांसी और नागपुर जैसे कई राज्यों का विलय कर लिया गया। हाँ, मतलब अगर किसी शासक का अपना पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका राज्य हड़प लिया जाता था। और अवध का विलय वो कैसे हुआ? 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को मिलाया गया। वहां हड़प नीति लागू नहीं हो सकती थी तो यह बहाना बनाया गया। अच्छा, और पंजाब? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब का भी विलय हो गया और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। और ये इनाम कमीशन क्या था? 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था कर रहित जागीरों को छीनना। ओह, तो मतलब जमींदारों पर भी हमला हुआ। बिल्कुल। डलहौजी की इस आक्रामक नीति ने भारतीय शासकों में भारी असंतोष पैदा किया और एग्जाम अलर्ट के अनुसार अवध राज्य का संस्थापक 18वीं सदी में सादत खां था। ये जानकारी भी महत्वपूर्ण है। साम्राज्य विस्तार के साथ साथ डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। क्यों? चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। हाँ, ये विरोधाभास समझना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट है रेलवे। उन्हें भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाने तक चली। हाँ, 34 किलोमीटर। फिर डाक और संचार 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और पहली बार डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ। और 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से चलने वाली तार सेवा यानी टेलीग्राफ शुरू हुई। और पीडब्ल्यूडी की स्थापना भी इन्होंने ही की। हाँ, पहली बार अलग से सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। तो ये तो सब बहुत अच्छे काम लग रहे हैं। देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये सभी सुधार ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लिए थे। लेकिन हाँ, इन्होंने अनजाने में भारत के आधुनिकीकरण की नींव भी रखी। अच्छा। और एग्जाम अलर्ट देखिए, डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी और सेना का मुख्यालय भी स्थापित किया। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। डलहौजी का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। अगली स्लाइड में हम शिक्षा और प्रशासन में उनके योगदान को देखेंगे। चलिए। शिक्षा के क्षेत्र में 1854 का वुड डिस्पैच लागू किया, जिसने एंग्लो वर्नैक्युलर स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बंबई में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। हाँ, इन्हीं के सिफारिशों पर। प्रशासन में क्या बदलाव हुए? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई। अच्छा, सिविल सेवा परीक्षा? हाँ, और तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया गया। तो सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल, इसने भारतीयों के लिए प्रशासन में आने का एक रास्ता खोला। हालांकि ये बहुत मुश्किल था। हाँ। और एग्जाम अलर्ट के अनुसार सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में सिविल सेवा परीक्षा पास की। तो दोस्तों, ये था 1828 से 1856 तक का सफर। आइए आखिरी स्लाइड में इन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को एक नजर में दोहराते हैं। हाँ, एक क्विक रिकैप हो जाए। मुख्य उपलब्धियां: 1829 में सती प्रथा का अंत,
बेंटिक के समय। सही। 1833 में बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। बिल्कुल। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनी मैकाले की सिफारिश पर। और 1848 से 56 तक डलहौजी की हड़प नीति और रेलवे और डाक का विकास। हाँ, ये मुख्य घटनाएं थीं। हाँ। और एक आखिरी महत्वपूर्ण तथ्य जी। 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इलाहाबाद यानी भारत में और लंदन में एक साथ आयोजित होने लगी। अच्छा, तो भारतीयों के लिए ये एक बड़ी सुविधा हो गई। हाँ, बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी भारत के गवर्नर जनरल 1828 से 1856 तक की पूरी कहानी। हमने देखा कैसे सामाजिक सुधारों से लेकर आधुनिक भारत की नींव रखी गई। मिस्टर टीचर पर हम इसी तरह लूसेंट सामान्य ज्ञान जैसी किताबों से आपकी एसएससी, रेलवे और पीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी को और मजबूत बनाते रहेंगे। जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जरूर। सोचिए, डलहौजी द्वारा किए गए जो सुधार भारत के आधुनिकीकरण के लिए जरूरी थे, जैसे रेलवे, डाक, तार, हाँ। वही सुधार 1857 की क्रांति का एक बड़ा कारण भी बने। ये वो दौर था जब भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर मतलब सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के अधीन चली गई। हम 1856 से लेकर 1884 तक के वाइसरॉय और उनके कार्यकाल में हुए जो बड़े बदलाव थे उनको समझेंगे। और ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, हमारी ये पूरी चर्चा ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान पर आधारित है, जो एसएससी, रेलवे और पीसीएस जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बेहद जरूरी किताब है। बिल्कुल। मिस्टर टीचर पर हमारा मकसद है कि आपको गहराई से जानकारी मिले और इतिहास वो कहानी की तरह याद हो जाए। और ये सिर्फ तारीखों और नामों की सूची नहीं है, ये उस बड़े बदलाव की कहानी है जिसकी शुरुआत हुई थी 1857 के उस ऐतिहासिक विद्रोह से। सही कहा। हम देखेंगे कि कैसे एक विद्रोह ने भारत पर शासन करने का पूरा तरीका ही बदल दिया। तो चलिए अपनी पहली स्लाइड से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम सत्ता के महापरिवर्तन की बात करेंगे। कंपनी से क्राउन तक, मतलब 1856 से 1862 का दौर। तो पहला बिंदु है लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त पहले वाइसरॉय बने। और ये सिर्फ पद का नाम बदलना नहीं था, गवर्नर जनरल से वाइसरॉय बनना। हाँ। मतलब वाइसरॉय का मतलब था राजा का सीधा प्रतिनिधि। अच्छा। तो ये भारत पर ब्रिटिश पकड़ के और मजबूत होने का प्रतीक था। एक तरह से एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट था ये। और फिर 1857 के विद्रोह के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आया, जिसके तहत शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। हाँ, और इसी अधिनियम के तहत जो सदियों पुराना मुगल सम्राट का पद था उसे आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। विद्रोह के चेहरे को ही खत्म कर दिया गया। फिर 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया और पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली यानी विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। हाँ, और इसी पोर्टफोलियो प्रणाली से भारत में आधुनिक कैबिनेट मंत्रालय की नींव पड़ी। मतलब अलग अलग विभाग अलग अलग लोगों को सौंपे गए, प्रशासन को और कुशल बनाया गया। और यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। मतलब क्राउन के आने से पहले ही कंपनी वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। ये आंकड़े यही दिखाते हैं। बिल्कुल। अब देखते हैं कि सत्ता परिवर्तन के बाद कैनिंग ने क्या सुधार किए। हमारी अगली स्लाइड इसी पर है। कैनिंग के सुधार, कानून, न्याय और समाज। तो सामाजिक सुधार का एक बड़ा कदम 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। ये एक बहुत ही प्रगतिशील कदम था उस समय के हिसाब से। फिर 1861 के अधिनियम द्वारा पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया और कलकत्ता, मद्रास और बंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो एक तरह से पूरे भारत के लिए एक समान कानूनी ढांचा बनाने की कोशिश शुरू हो गई थी। सही। और जो राज्य विलय की कुख्यात नीति थी, व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। और व्यपगत सिद्धांत का खात्मा एक बहुत बड़ा कदम था। देखिए, ये 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक था। हाँ, झांसी की रानी वाला मामला तो सबको याद है। बिल्कुल। तो इसे खत्म करके अंग्रेजों ने भारतीय शासकों का भरोसा जीतने की कोशिश की। और फिर मैकॉले द्वारा तैयार की गई दंड संहिता मतलब आईपीसी 1858 में कानून बनी और 1859 में अपराध विधान संहिता लागू हुई। आईपीसी और उच्च न्यायालयों की स्थापना ने पूरे भारत के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार किया, जिसका असर तो आज भी दिखता है। इस स्लाइड का एग्जाम अलर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने कैनिंग की सहायता से 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी
ASI की स्थापना की। हाँ, ये सवाल तो परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ASI के संस्थापक। बिल्कुल। अच्छा, कैनिंग के बाद का दौर कैसा था? चलिए अगली स्लाइड में जानते हैं। एल्गिन और लॉरेंस, शांति और संचार का दौर। 1862 से 1869। तो लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल छोटा रहा, जिसमें वहाबी आंदोलन का दमन किया गया, और 1863 में हिमाचल में उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं था। उनके बाद आए लॉर्ड लॉरेंस। उन्होंने अफगानिस्तान के मामले में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता या मास्टरली इनएक्टिविटी कहा जाता है। शानदार निष्क्रियता का मतलब था कि अंग्रेज अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। ये पिछले अफगान युद्धों से मिला एक सबक था। मतलब कि लड़कर नुकसान उठाने से अच्छा है कि चुपचाप देखो। बिल्कुल, यही रणनीति थी। फिर हेनरी कैम्बल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया, उड़ीसा और बुंदेलखंड में अकाल के बाद। अकाल उस दौर की एक बहुत बड़ी सच्चाई थी। और एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग। 1865 में भारत और यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई। और इसने तो सब कुछ बदल दिया। समुद्री टेलीग्राफ लाइन ने लंदन और कलकत्ता के बीच संवाद को हफ्तों से घटाकर कुछ घंटों का कर दिया। तो साम्राज्य पे नियंत्रण और भी मजबूत हो गया होगा। बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। यहाँ एग्जाम अलर्ट पर ध्यान दें। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। तो ये दिखाता है कि निष्क्रियता की नीति के बावजूद सीमा पर चुनौतियां तो बनी हुई थीं। सही बात है। अब बात करते हैं लॉर्ड मेयो की, जिनका कार्यकाल कई पहली घटनाओं के लिए जाना जाता है। हाँ, मेयो का दौर काफी महत्वपूर्ण है। भारत में अंग्रेजों के समय पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही आयोजित की गई। देखिए, जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती नहीं थी। यह शासन करने, टैक्स वसूलने और आबादी को समझने का एक शक्तिशाली उपकरण था। मतलब डेटा इज पावर। हमेशा से। फिर कृषि सुधारों पर जोर देते हुए 1872 में पहले कृषि विभाग की स्थापना की गई। कृषि विभाग की स्थापना ये दिखाती है कि अंग्रेज भारत के आर्थिक संसाधनों का व्यवस्थित तरीके से उपयोग करना चाहते थे। और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अजमेर में प्रसिद्ध मेयो कॉलेज की नींव रखी। लेकिन मेयो का अंत दुखद रहा। शेर अली अफरीदी ने पोर्ट प्लेयर में उनकी हत्या कर दी। हाँ, ये एक बहुत बड़ी घटना थी। और ये एग्जाम अलर्ट एक कहानी की तरह याद रह जाता है। मेयो एकमात्र वाइसरॉय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई, 1872 में अंडमान में। मिस्टर टीचर पर हमारा यही अंदाज है, तथ्यों को कहानी बनाना। बिल्कुल। मेयो के बाद आए लॉर्ड नॉर्थब्रुक। देखते हैं उनके समय में क्या हुआ। स्वेज नहर खुलने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में भारी वृद्धि हुई और करों यानी टैक्स में कमी की गई। स्वेज नहर ने भारत और ब्रिटेन की दूरी को हजारों किलोमीटर कम कर दिया। इससे व्यापार और सैन्य नियंत्रण दोनों बहुत आसान हो गए। मतलब भारत को कंट्रोल करना और भी आसान हो गया। हाँ, और उसका शोषण करना भी। पंजाब में प्रसिद्ध कूका आंदोलन और 1873 में सिंह सभा आंदोलन इसी समय हुए। और दूसरी तरफ कूका और सिंह सभा जैसे आंदोलन ये दिखाते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में सामाजिक और धार्मिक चेतना बढ़ रही थी। और एक घटना हुई कि भ्रष्टाचार के आरोप में बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ को पद से हटाकर मद्रास भेज दिया गया और बंगाल में भयानक अकाल का सामना करना पड़ा। लेकिन नॉर्थब्रुक ने अनावश्यक सैनिक खर्चों को बंद करने की घोषणा की। ये उनकी नीति थी। हाँ, और इस स्लाइड का एग्जाम अलर्ट है नॉर्थब्रुक का कथन, मेरा उद्देश्य करों को हटाना और अनावश्यक सैनिक व्यवस्थाओं को बंद करना है। ये उनकी नीति का सार है और परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं एक ऐसे वाइसरॉय पर जिन्हें उनकी नीतियों के कारण काफी विवादास्पद माना जाता है, लॉर्ड लिटन। लिटन, हाँ, एक बहुत ही विवादास्पद किरदार। लिटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और साहित्यकार था। उसका उपनाम था ओवेन मेरिडिथ, लेकिन भारत में उसे अकाल क्रूरता के लिए जाना गया। यहाँ एक गहरा विरोधाभास है। एक तरफ साहित्यकार और दूसरी तरफ एक ऐसा शासक जिसने अकाल के समय जश्न पर भारी पैसा खर्च किया। जब दक्षिण भारत भयानक अकाल से जूझ रहा था, 1877 में दिल्ली दरबार लगाकर महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। जरा सोचिए, लोग भूख से मर रहे हैं और दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली दरबार का ये भव्य आयोजन भारतीयों के मन में ब्रिटिश राज के खिलाफ गुस्से को और भड़काने वाला साबित हुआ। हालांकि अकाल राहत के लिए रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में अकाल आयोग गठित किया गया था। हाँ, आयोग तो बना, लेकिन नुकसान हो चुका था। और अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना भी इसी दौरान हुई। एग्जाम अलर्ट देखिए,
सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, इसका मकसद साफ था। ताकि भारतीय इसमें शामिल ना हो सके। बिल्कुल, ये एक दमनकारी नीति थी। लिटन की नीतियां यहीं खत्म नहीं हुई। देखिए अगली स्लाइड, जो उनके कुख्यात कानून पर है। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। राष्ट्रवादी अखबार अमृत बाजार पत्रिका और सोम प्रकाश को रोकने के लिए भारतीय समाचार पत्र अधिनियम यानी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया। अंग्रेज सरकार स्थानीय भाषाओं के अखबारों की बढ़ती ताकत से डर गई थी। ये अखबार लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं जगा रहे थे। तो ये कानून सीधे सीधे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला था। बिल्कुल। इसका प्रावधान था कि आपत्तिजनक सामग्री छापने पर प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त करने का अधिकार सरकार ने ले लिया। मतलब पूरी तरह से तानाशाही। सोम प्रकाश, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रस्तावित था, वो पहला अखबार था जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई। और 1878 में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम यानी आर्म्स एक्ट पारित हुआ। बिना लाइसेंस हथियार रखना अपराध घोषित कर दिया गया। भारतीयों के लिए? हाँ, सिर्फ भारतीयों के लिए। और ये एग्जाम अलर्ट, याद रखिएगा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम या गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है। ये उपनाम सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिया जाता है। बिल्कुल। लिटन की दमनकारी नीतियों के बाद माहौल बदला। मिलते हैं लॉर्ड रिपन से, जिन्हें एक उदार वाइसरॉय माना जाता है। हाँ, रिपन का आना एक ताजी हवा के झोंके की तरह था। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन की सलाह पर रिपन ने 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर प्रेस की स्वतंत्रता बहाल की। मतलब लिटन की सबसे बड़ी गलती को सुधारा। फिर सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को दोबारा 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। एक और बड़ा सुधार। और 1882 में स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत की, जो आधुनिक पंचायती राज की नींव बनी। रिपन ने लिटन की कई दमनकारी नीतियों को पलट दिया और स्थानीय स्वशासन का उनका कदम तो बहुत दूरगामी था। इसका मकसद भारतीयों को अपने स्थानीय प्रशासन में भागीदारी देना था, जो एक बहुत बड़ा सुधार था। और 1881 में पहली नियमित जनगणना करवाई गई, जो तब से हर 10 साल पर होती है। मेयो ने शुरू की, लेकिन नियमित जनगणना रिपन के समय से शुरू हुई। बहुत ही दिलचस्प एग्जाम अलर्ट। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। ये उपाधि दिखाती है कि उनके सुधारों को कितना सकारात्मक माना गया था। आज के सत्र की हमारी आखिरी स्लाइड रिपन के कुछ और महत्वपूर्ण सुधारों पर है। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू हुआ। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध और काम के घंटे तय किए गए। श्रम कानूनों की दिशा में ये पहला कदम था। फिर 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया, जो भारत का पहला शिक्षा आयोग था, जिसने व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा काम। लेकिन फिर आया इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में। भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों का मुकदमा सुनने का अधिकार देने का प्रयास। और इल्बर्ट बिल की कहानी सबसे महत्वपूर्ण है। इसने ये साफ कर दिया कि ब्रिटिश शासन नस्लीय भेदभाव पर आधारित था। मतलब जब कानून की नजर में बराबरी की बात आई तो अंग्रेजों ने ही विरोध कर दिया। हाँ, लगभग सभी अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। इस घटना ने भारतीय राष्ट्रवादियों को ये सिखाया कि सिर्फ याचिकाओं से अधिकार नहीं मिलेंगे। इस विरोध को श्वेत विद्रोह यानी व्हाइट म्यूटिनी कहा गया और अंततः बिल वापस लेना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा झटका था भारतीयों के लिए। और एक आखिरी एग्जाम अलर्ट पर ध्यान दें, 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताना को शामिल नहीं किया गया था। हाँ, ये छोटी छोटी जानकारियां ही एसएससी, रेलवे और पीसीएस जैसी एग्जाम्स में आपको दूसरों से आगे ले जाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने 1856 से 1884 तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे सत्ता कंपनी से क्राउन के पास गई और कैसे कैनिंग, लिटन और रिपन जैसे वाइसरॉय की नीतियों ने भारत पर अच्छा और बुरा दोनों तरह का गहरा असर डाला। इस पूरे दौर में एक पैटर्न दिखता है। विद्रोहों से सुधारों का जन्म होता है, प्रगतिशील कदमों का नस्ली आधार पर विरोध होता है और मतलब जनगणना, कानून और शिक्षा जैसे उपकरणों का इस्तेमाल साम्राज्य पर पकड़ मजबूत करने के लिए किया जाता है। हम बात करेंगे भारत के वायसराय के बारे में, खास तौर पर 1884 से 1931 तक के समय की। बिल्कुल, ये वो दौर था जब एक तरफ ब्रिटिश शासन अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए नए नए प्रशासनिक बदलाव कर रहा था और दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संग्राम की जो आग थी वो भी तेजी से फैल रही थी। हाँ, और हमारी ये चर्चा लूसेंट सामान्य ज्ञान पर आधारित है, जो एसएससी, रेलवे और पीसीएस जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बेहद जरूरी किताब है।
मिस्टर टीचर पर हमारा मकसद आपको सिर्फ तथ्य बताना नहीं है, बल्कि हर जानकारी को एक कहानी की तरह समझाना है, ताकि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए लॉर्ड डफरिन से लॉर्ड इरविन तक के इस सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे शासन और संघर्ष ने आधुनिक भारत की नींव रखी। तो हमारी पहली स्लाइड है लॉर्ड डफरिन के बारे में, जिनका कार्यकाल 1884 से 1888 तक था। चलिए देखते हैं मुख्य बिंदु क्या हैं। इनके कार्यकाल की सबसे ऐतिहासिक घटना A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। इसी समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ और बर्मा को पूरी तरह ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली है वो है कांग्रेस की स्थापना की सटीक तारीख 28 दिसंबर 1885। ये एक एग्जाम अलर्ट भी है। देखिए, ये एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन इसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। मतलब एक तरफ तो बर्मा को जीतकर साम्राज्य बढ़ाया जा रहा था, हाँ। और दूसरी तरफ भारत के अंदर ही एक संगठित राजनीतिक मंच तैयार हो रहा था। बड़ा दिलचस्प है ये। बिल्कुल। ड्यूरेंट रेखा कहते हैं, इन्हीं के समय निर्धारित हुई थी। और 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम आया, जिसने मजदूरों के अधिकारों पर बात की। इस कानून ने महिलाओं के काम करने के घंटे प्रतिदिन 11 घंटे तक सीमित कर दिए और साथ ही सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की व्यवस्था भी पक्की की। देखिए, ड्यूरेंट रेखा का निर्धारण एक बहुत बड़ी भूराजनैतिक घटना थी, जिसका असर तो आज तक महसूस होता है। लेकिन परीक्षाओं के नजरिए से दूसरा कारखाना अधिनियम ज्यादा महत्वपूर्ण है, और एग्जाम अलर्ट भी यही बताता है कि ये कानून मुख्य रूप से महिला श्रमिकों और साप्ताहिक अवकाश पर केंद्रित था। ये ब्रिटिश सरकार का श्रमिकों के लिए पहला बड़ा कदम माना जा सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की, जिनका रवैया काफी अलग था। चलिए स्लाइड देखते हैं। इनका एक प्रसिद्ध कथन था, भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। इनके शासनकाल में देश के बड़े हिस्से में भयंकर अकाल भी पड़ा। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। ये जो कथन है, जैसा कि एग्जाम अलर्ट में बताया गया है, उनकी साम्राज्यवादी सोच को साफ दिखाता है। आप सोचिए, एक तरफ देश में लोग अकाल से मर रहे थे और दूसरी तरफ वाइसराय का ऐसा बयान जनता के गुस्से को और भड़का रहा था। बिल्कुल, यहीं से स्वतंत्रता संग्राम को शायद एक नैतिक बल मिलना शुरू हुआ होगा। सही बात है। एल्गिन के बाद एक बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण वाइसराय आए, लॉर्ड कर्जन। इनके कार्यकाल को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले उनकी सुधार नीति पर नजर डालते हैं अगली स्लाइड में। कर्जन ने पुलिस, सिंचाई और विश्वविद्यालय जैसे कई आयोग गठित किए, जैसे पुलिस के लिए फ्रेजर, सिंचाई के लिए मॉनक्रीफ और विश्वविद्यालय के लिए रैले आयोग। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के जरिए ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत का काम शुरू हुआ। भारतीय पुरातत्व विभाग मतलब ASI और गुप्तचर विभाग CID की स्थापना भी इन्हीं के समय हुई, और आर्थिक सुधारों में स्वर्ण मुद्रा को कानूनी मान्यता दी और सहकारी उधार समितियां भी बनवाईं। देखें, कर्जन के सुधार जो थे वो प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए तो थे, लेकिन इनका असली मकसद ब्रिटिश पकड़ को मजबूत करना था। एग्जाम अलर्ट्स के अनुसार 1905 में पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना एक मील का पत्थर थी, और प्रतियोगी परीक्षाओं में इन आयोगों के अध्यक्षों के नाम अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना जरूरी है। और अब कर्जन का वो कदम जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया। अगली स्लाइड है बंगाल विभाजन पर। कर्जन का सबसे विवादास्पद कदम 1905 का बंगाल विभाजन था, जिसने राष्ट्रवाद की आग भड़का दी। बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी भागों में बांट दिया गया। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और वंदे मातरम का नारा गूंजने लगा, और अंत में सेनापति किचनर से विवाद के कारण कर्जन को इस्तीफा देना पड़ा। ये बांटो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा उदाहरण था, लेकिन इसका असर एकदम उल्टा हुआ। इस विभाजन ने पूरे भारत को एक कर दिया। एग्जाम अलर्ट की तारीख याद रखिए, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा मोड़ था। कर्जन के बाद आए लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनके समय में भी भारतीय राजनीति में बड़ी उथल-पुथल हुई। अगली स्लाइड पर चलते हैं। 1906 में ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 धड़ों में बट गई, गरम दल और नरम दल।
हाँ, सूरत की फूट जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 साल की सजा भी हुई। पृथक निर्वाचन का बीज यहीं बोया गया, जिसके नतीजे बहुत दूरगामी और दुखद हुए। और एग्जाम अलर्ट पर ध्यान दें, एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। मिस्टर टीचर पर हम आपको ऐसे ही गहरे विश्लेषण के साथ पढ़ाते हैं। अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर, जिनका कार्यकाल ऐतिहासिक घटनाओं से भरा था। चलिए स्लाइड देखते हैं। 1911 के दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन रद्द किया और राजधानी दिल्ली लाने की घोषणा की। 1912 में हार्डिंग पर बम फेंका गया, जिसे दिल्ली षड्यंत्र केस कहते हैं, और इसके पीछे रास बिहारी बोस का हाथ था। इसी समय 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना हुई। देखिए, बंगाल विभाजन का रद्द होना राष्ट्रवाद की एक बहुत बड़ी जीत थी और BHU की स्थापना भारत में शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। एग्जाम अलर्ट के मुताबिक लॉर्ड हार्डिंग 1916 में BHU के पहले कुलाधिपति मतलब चांसलर नियुक्त किए गए थे। अच्छा, ये तो रोचक बात है। हार्डिंग के बाद का दौर भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय लेकर आया। अगली स्लाइड है लॉर्ड चेम्सफोर्ड पर। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसके विरोध में और रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। सही बात है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग से समझौता भी, और शिक्षा पर सैडलर आयोग और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसी समय आए। जलियांवाला बाग ने ब्रिटिश शासन के क्रूर चेहरे को बेनकाब कर दिया और इस घटना ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र में ला खड़ा किया। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम अलर्ट में है, 1916 में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो सामाजिक प्रगति का प्रतीक था। असहयोग आंदोलन के चरम पर वायसराय बनकर आए लॉर्ड रीडिंग। चलिए अगली स्लाइड पर। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। आंदोलन के रुकने के बाद हाँ, मोपला विद्रोह और प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत दौरा भी इसी काल की घटनाएं हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर का विश्व भारती विश्वविद्यालय 1922 में कार्यशील हुआ। आंदोलन वापस लेने के गांधी जी के फैसले पर आज भी बहस होती है, लेकिन यहां परीक्षा के लिए सबसे जरूरी है एग्जाम अलर्ट। 1922 से सिविल सेवा परीक्षा ICS की परीक्षा का आयोजन भारत में इलाहाबाद में शुरू हुआ। ये भारतीय छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। और हमारी इस यात्रा के आखिरी वायसराय हैं लॉर्ड इरविन। इनके समय में स्वतंत्रता की मांग अपने चरम पर पहुंच गई थी। साइमन कमीशन के विरोध और लाला लाजपत राय की मृत्यु ने क्रांतिकारियों को जगा दिया। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। एक ऐतिहासिक क्षण। बिल्कुल। गांधी जी ने दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिगुल फूका और 1931 में गांधी इरविन समझौते के साथ आंदोलन स्थगित हुआ। पूर्ण स्वराज का नारा एक ऐतिहासिक मोड़ था। अब लक्ष्य सिर्फ सुधार नहीं बल्कि पूरी आजादी थी। और एक रोचक तथ्य है जो एग्जाम अलर्ट में है, वायसराय भवन जो अब राष्ट्रपति भवन है, उसमें रहने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड इरविन थे। चलिए, इस पूरी चर्चा को समाप्त करने से पहले सभी प्रमुख आयोगों को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। ये रिवीजन परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। सिंचाई आयोग 1901, अध्यक्ष थे सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ कर्जन के समय में। पुलिस आयोग 1902, अध्यक्ष सर एंड्रयू फ्रेजर, ये भी कर्जन के समय। विश्वविद्यालय आयोग 1902, अध्यक्ष सर टॉमस रैले, ये भी कर्जन के समय ही था। और सैडलर आयोग 1917, शिक्षा सुधार के लिए चेम्सफोर्ड के समय। जैसा कि एग्जाम अलर्ट कहता है, परीक्षा से पहले इन आयोगों और उनके अध्यक्षों के नाम अवश्य याद कर लें। SSC, रेलवे या PCS, हर परीक्षा में इनसे जुड़े सवाल आते ही हैं। तो दोस्तों, ये था 1884 से 1931 तक भारत के वायसराय का सफर। भारत की आजादी की कहानी के
सबसे कह सकते हैं तूफानी और आखिरी 16 सालों पर गहराई से नजर डालेंगे। जी, मतलब 1931 से लेकर 1947 तक का दौर। हाँ, ये वो दौर था जब उम्मीद, टकराव, कूटनीति और त्रासदी सब कुछ अपने चरम पर था। बिल्कुल। और इसे सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट की तरह देखना मुझे लगता है सही नहीं होगा। ये वो दौर था जब आधुनिक भारत की तकदीर लिखी जा रही थी। हर फैसला, हर आंदोलन देश की नियति तय कर रहा था। सही कहा। और हमारी इस पूरी चर्चा का जो आधार है वो ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान जैसी महत्वपूर्ण किताबों में दिए गए तथ्य हैं, लेकिन हम तथ्यों के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और यही तो मिस्टर टीचर का उद्देश्य है कि पढ़ाई को बोझिल नहीं बल्कि रोचक बनाया जाए। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं 1931 से। लॉर्ड विलिंगडन भारत के वाइसरॉय बनकर आए। उस समय माहौल पहले से ही बहुत गर्म था। गांधी इरविन पैक्ट हो चुका था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए हुए थे। तो उम्मीदें काफी थीं। हाँ, बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन वो बहुत जल्दी टूट गईं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन वो बुरी तरह से नाकाम रहा। क्यों? क्या हुआ था वहां? मुख्य मुद्दा था अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, खासकर दलितों के लिए अलग निर्वाचन का जो सवाल था, उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई और गांधी जी को खाली हाथ भारत लौटना पड़ा। और भारत लौटते ही उन्होंने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। हाँ, उन्हें करना पड़ा। सरकार ने दमन का चक्र फिर से शुरू कर दिया था। तो 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू हो गया। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन? वो भी हुआ 1932 के आखिर में, लेकिन तब तक कांग्रेस का भरोसा बातचीत से कह सकते हैं उठ चुका था। उन्होंने उसमें हिस्सा ही नहीं लिया। ये बड़ी अजीब बात है। लॉर्ड विलिंगटन जो इस दमन चक्र को चला रहे थे, वो खुद 1915 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में शामिल हुए थे। हाँ, ये एक बहुत ही दुर्लभ तथ्य है और जो लोग एसएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक एग्जाम अलर्ट है। मतलब वो कांग्रेस की ताकत को अंदर से देख चुके थे। बिल्कुल। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की अध्यक्षता वाले उस अधिवेशन में एक मेहमान के तौर पर वो मौजूद थे, लेकिन वाइसरॉय की कुर्सी पर बैठकर उनकी प्राथमिकता ब्रिटिश साम्राज्य को बचाना थी, भारतीयों को अधिकार देना नहीं। और इसी असहमति का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, कम्युनल अवार्ड। ये क्या था? 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडॉनल्ड, उन्होंने इसकी घोषणा की। अच्छा। इसमें मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के साथ साथ पहली बार, और ये बहुत जरूरी है, पहली बार दलितों को भी हिंदुओं से अलग मानकर एक अलग निर्वाचन मंडल दे दिया गया। ओह, मतलब दलित उम्मीदवार को सिर्फ दलित वोटर ही चुन सकते थे? जी, ये तो समाज को तोड़ने वाली बात थी। तो गांधी जी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? वो तो उस समय जेल में थे, पर लगा दी। इसका असर हुआ होगा? जबरदस्त असर हुआ। पूरे देश पर एक दबाव बन गया। फिर मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी जैसे नेताओं ने बी.आर. अम्बेडकर के साथ बातचीत शुरू की। और फिर पूना पैक्ट हुआ। हाँ, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। अंबेडकर जी ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग छोड़ दी और बदले में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। तो एक बहुत बड़ा सामाजिक विभाजन टल गया। जी, उस समय के लिए तो टल ही गया। और यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट है कि 1934 में बिहार में जो भयंकर भूकंप आया था, वो भी लॉर्ड विलिंगडन के कार्यकाल में ही हुआ था। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसे कानून की जो कहते हैं आज भी हमारे संविधान की रीढ़ है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये बिल्कुल सही है। ये एक बहुत ही बड़ा दस्तावेज था। इसकी सबसे खास बात थी प्रांतीय स्वायत्तता। मतलब इसने प्रांतों में चले आ रहे द्वैध शासन यानी डायरकी को खत्म कर दिया और अब प्रांतीय सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए गए। तो ये जो कहा जाता है कि ये हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, ये सच है? हाँ, ये परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, कॉपी पेस्ट कहना सही नहीं होगा, लेकिन संविधान के कई महत्वपूर्ण प्रावधान जैसे संघीय व्यवस्था, गवर्नर का पद, सुप्रीम कोर्ट की संरचना, ये सब विचार यहीं से लिए गए थे। समझ गया। तो विलिंगटन के बाद आए लॉर्ड लिन लिथगो, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था। जी, और ये भी एक एग्जाम अलर्ट है कि उनका कार्यकाल किसी भी वाइसरॉय से सबसे लंबा था। और उनके आते ही भारत की राजनीति में चुनाव का दौर शुरू हुआ। हाँ, 1935 के एक्ट के तहत 1937 में भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए। और नतीजे तो कांग्रेस के लिए जबरदस्त थे। बहुत जबरदस्त। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बना ली।
बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, लगभग हर जगह। तो इसने कांग्रेस को एक अखिल भारतीय राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। बिल्कुल। लेकिन बंगाल, पंजाब और सिंध में उन्हें बहुमत नहीं मिला और यहीं से भविष्य के बंटवारे की दरारें और गहरी होनी शुरू हुईं। लेकिन ये राजनीतिक सफलता ज्यादा दिन टिकी नहीं, क्योंकि दुनिया पर विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। सही कहा। 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना किसी भारतीय नेता से पूछे भारत को भी युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। ये तो प्रांतीय स्वायत्तता के वादे का सीधा उल्लंघन था। बिल्कुल। ये साफ हो गया कि असली ताकत अभी भी वाइसरॉय के ही हाथ में है। कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया, नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई। और जब बात नहीं सुनी गई तो विरोध में सभी 8 प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। और इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। हाँ, 1 मई 1939 को। ये तारीख भी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है। उनका मानना था कि अंग्रेजों पर दबाव डालने का सही समय है। तो एक तरफ कांग्रेस सरकारें छोड़ रही थी और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को एक बड़ा मौका दिख रहा था। सही पकड़ा आपने। कांग्रेस के इस्तीफों को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया और यहीं से पाकिस्तान की मांग ने जोर पकड़ा। जी। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ और यहीं पर आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की मांग रखी गई। ये प्रस्ताव किसने पेश किया था? प्रस्ताव मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा और इसे फजल उल हक ने प्रस्तुत किया। और यहाँ एक और गहरा तथ्य है जो आपको दूसरों से आगे रखेगा, और यही हम मिस्टर टीचर पर करने की कोशिश करते हैं। बताइए। इस प्रस्ताव का समर्थन किया था खलीकुज़्ज़मा ने। ये नाम अक्सर मुश्किल सवालों में आता है। समझ गया। तो अब लड़ाई का सबसे बड़ा आंदोलन आने वाला था, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, पर उससे पहले 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों का अगस्त प्रस्ताव आया, जो विफल रहा। फिर युद्ध का दबाव बढ़ा तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। उसे भी तो खारिज कर दिया गया था। हाँ, कांग्रेस और लीग दोनों ने खारिज कर दिया। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित नेहरू और मौलाना आजाद थे। और इस नाकामी के बाद? इस नाकामी के बाद गांधी जी को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों के भारत से जाने का वक्त आ गया है, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। और यहीं पर उन्होंने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया। जी, ये एक तरह से अंतिम आवाहन था। और यहाँ एक और दुखद घटना को याद रखना जरूरी है कि 1943 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा था। ये भी इसी दौर की बात है। लिनलिथगो के बाद आए लॉर्ड वेविल। उनके सामने सुलह की एक बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल। उन्होंने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। गांधी जी भी शिमला में मौजूद थे, पर वो बैठक में नहीं बैठे। लेकिन ये सम्मेलन भी विफल हो गया। इस बार क्या हुआ? इस बार बात जिन्ना की जिद पर आकर अटक गई। वो चाहते थे कि वाइसरॉय की कार्यकारिणी में जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे, उनका चयन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग करेगी। कांग्रेस इसके लिए कैसे तैयार होती? वही तो, कांग्रेस खुद को पूरे भारत की पार्टी मानती थी। इस वजह से 14 जुलाई 1945 को वेविल ने सम्मेलन की विफलता की घोषणा कर दी। तो इस विफलता ने विभाजन को लगभग तय कर दिया। हाँ, और इसी बीच ब्रिटेन में सत्ता बदल गई, लेबर पार्टी जीत गई और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने, जो भारत के आजादी के पक्ष में थे। तो फिर भारत में दोबारा चुनाव हुए 1945-46 में। जी, और इन चुनावों के नतीजों ने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को 91.3% मत मिले, लेकिन मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित सभी सीटें जीत ली। इसने जिन्ना के इस दावे पर मुहर लगा दी कि वही भारतीय मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। अच्छा, पंजाब में क्या हुआ था? वहां तो किसी को बहुमत नहीं मिला था। ये एक बेहतरीन एग्जाम अलर्ट है। पंजाब में कांग्रेस, अकाली और यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी। ये प्रांतीय राजनीति की जटिलता को दिखाता है। तो अब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। हाँ, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। इसके सदस्य थे स्टैफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। और फिर प्रधानमंत्री एटली की वो ऐतिहासिक घोषणा हुई। जी, 20 फरवरी 1947 को एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा। ये डेडलाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना चाहिए। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आए भारत के अंतिम वाइसरॉय
लॉर्ड माउंटबैटन। हाँ, मार्च 1947 में माउंटबैटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और फिर 3 जून 1947 को माउंटबैटन योजना घोषित हुई, जिसमें भारत का विभाजन शामिल था। इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश हुआ, जो 18 जुलाई को पास भी हो गया। सिर्फ 14 दिनों में। जी, इसी विधेयक ने भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। और फिर आया वो दिन जिसका सदियों से इंतजार था, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन ही बने। और पहले भारतीय गवर्नर जनरल? स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये एक बहुत ही खास तथ्य है और प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। एकमात्र भारतीय जो इस पद पर आसीन हुए। जी हाँ, ये दोनों नाम एक ब्रिटिश और एक भारतीय सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का प्रतीक है। तो ये थी 1931 से 1947 तक की कहानी, निराशा, संघर्ष और अंत में आज़ादी। हमें उम्मीद है कि इस कहानी के माध्यम से आपको सभी महत्वपूर्ण घटनाएं और तारीखें याद हो गई होंगी। बिल्कुल। और यही तो मिस्टर टीचर का उद्देश्य है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।